मूवी की स्टार्टिंग में आधी रात को बर्फीला तूफान आ रहा होता है। यहाँ के लोगों को बर्फ में दबा हुआ एक बहुत पुराना प्लेन दिखता है। ये देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि ये क्रैश हुआ हो। जब ये लोग प्लेन के अंदर जाते हैं तो इन्हें एक चीज मिलती है। वो होता है कैप्टन अमेरिका का साइन। सीन कट हो जाता है और हम चले जाते हैं 1942 में। एक्चुअली मूवी यहीं से स्टार्ट होती है। 1942 में नाजी ऑर्गेनाइजेशन हाइड्रा के लीडर रेड स्कूल को एक पावरफुल क्यूब मिलता है। इस क्यूब का नाम टेसेरेक्ट है और ये काफी टाइम से इसको ढूंढ रहा था। अगले सीन में कुछ लड़के आर्मी ज्वाइन कर रहे होते हैं, जहाँ पर एक लड़का दुबला पतला होता है जिसका नाम स्टीव रोजर्स है। यहाँ पर पूछताछ में पता चलता है कि स्टीव रोजर्स के माता पिता मर चुके हैं। स्टीव की बॉडी देखकर उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। स्टीव कहता है कि मुझे प्लीज एक मौका दीजिए, तो वो कहता है कि हाँ, मौका तो दे ही रहा हूँ, तुम्हें मौत से जो बचा रहा हूँ, क्योंकि आर्मी के युद्ध में तुम मारे जाओगे। लो भाई, उसके रिज्यूम पर रिजेक्ट का ठप्पा लग जाता है। स्टीव को आर्मी ज्वाइन करने का इतना शौक है कि अगर उसे मूवी भी देखनी होती है तो वो आर्मी की ही देखता है। लेकिन वो बेचारा इतना दुबला पतला है कि अगर कोई उसे मारने पे आता है तो बेचारा पिटता रहता है, पलटकर वार भी नहीं कर पाता। स्टीव पिट रहा था, लेकिन यहाँ पर उसका सोल्जर दोस्त आकर उसे बचा लेता है। भाई लोग, ये इकलौता सोल्जर ही स्टीव का बेस्ट फ्रेंड है। इतना पक्का बेस्ट फ्रेंड है कि मैं क्या ही बताऊं। मैंने थंडरबोल्ट्स एक्सप्लेन की है ना, तो उसमें बकी है ना, बकी, ये वही आदमी है। ये सोल्जर हुआ करता था और स्टीव का बेस्ट फ्रेंड था। स्टीव कई बार रिजेक्ट हो चुका है। इस बार भी बकी को पता लगा तो वो एकदम स्टीव से मिलने के लिए आ गया, उसे अच्छा फील कराने के लिए। बकी स्टीव को समझाता है कि यार, तेरी काफी उम्र हो चुकी है, तू आर्मी वार्मी का चक्कर छोड़ और अच्छी सी लड़की ढूंढकर शादी कर ले। स्टीव कहता है कि मेरी बॉडी कमजोर है, मेरी व्हील पावर कमजोर नहीं है, और देखना, मैं एक दिन आर्मी ज्वाइन करके रहूंगा ही। भाई लोग, स्टीव का दिल हीरा है, हीरा। एक बुढ़ा भी स्टीव पर काफी दिनों से नजर रख रहा है। ये एक साइंटिस्ट है, इसका नाम मैं भूल रही हूँ, आगे बताऊंगी तुम लोगों को। बुढ़े का सब्र खत्म हो जाता है और वो मिलने के लिए आ जाता है स्टीव से। आता नहीं है, वो स्टीव को ही बुला लेता है। ये अंकल एक साइंटिस्ट हैं और इनका नाम है डॉक्टर अब्राहम। ये स्टीव को देखकर ही समझ जाते हैं कि बॉडी स्ट्रॉन्ग नहीं, लेकिन करेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये स्टीव से कहते हैं कि तुम कई बार आर्मी के लिए रिजेक्ट हो चुके हो, लेकिन इस बार नहीं होगे, क्योंकि मैं खुद तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। डॉक्टर स्टीव को और ज्यादा नजदीकी से समझना चाहते हैं, क्योंकि इनका एक मिशन है जो स्टीव ही पूरा कर सकता है। दूसरे सीन में रेड स्कूल को दिखाया जाता है, जिसे वो टेसरेक्ट क्यूब मिला था। उसके पास एक साइंटिस्ट भी है, वो उसकी मदद से उस टेसरेक्ट पर रिसर्च कर रहा है, खुद को बहुत ही पावरफुल इंसान बनाने के लिए। और डॉक्टर अब्राहिम ने एक फॉर्मूला बनाया है, ये उसे भी चुराने की कोशिश कर रहा है। तो भाई लोग, आखिरकार स्टीव आर्मी में भर्ती हो ही जाता है और यहाँ पर इसे मिलती है एक सुंदरी। ये आर्मी ऑफिसर है और इनका नाम है पैगी कार्टर। स्टीव की आर्मी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। अगले सीन में ये लोग रनिंग कर रहे होते हैं और इन्हें टारगेट दिया जाता है कि इस झंडे को इन्हें उतारना है और वापस ले जाना है। पिछले कई सालों से इस झंडे को कोई नहीं उतार पाया। अभी ये लोग भी कोशिश करते हैं लेकिन नाकामयाब होते हैं। फिर हमारा कमजोर सा स्टीव आता है और वो झंडे के पोल का बोल्ट ही खोल देता है और झंडा उतार लेता है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि स्टीव अपनी अकल से काम लेता है। पैगी तो इम्प्रेस हो जाती है। स्टार्टिंग से ही पैगी स्टीव की बॉडी नहीं, बल्कि उसका साफ दिल और उसके अच्छे नेक इरादे दिखती है। अगले सीन में कर्नल फिलिप्स और डॉक्टर साहब बात कर रहे होते हैं आपस में। कर्नल फिलिप्स कहते हैं कि अरे यार, तुमने ये बच्चा चुना है इंजेक्शन लगाने के लिए, इसकी बॉडी तो देखो जरा, ऐसा लगता है जैसे कि इंजेक्शन की सुई इसकी बॉडी को पार कर देगी। डॉक्टर कहता है कि तुम उसे आजमा सकते हो। फिर फिलिप्स एक बम उठाता है और जहाँ पर स्टीव एक्सरसाइज कर रहा था वहां पर फेंक देता है, और बाकी सारे लोग तो इधर उधर भाग जाते हैं, लेकिन स्टीव उस बम के ऊपर कूद जाता है, जिससे कि अगर बम फटे तो बस स्टीव ही मरे, बाकी किसी को नुकसान ना पहुंचे। लेकिन बम नहीं फटता है। स्टीव कहता है अरे यार, क्या मजाक है, ये बस टेस्ट था। पर फिलिप्स फिर भी ये कह देता है कि नहीं, इसकी बॉडी फिर भी कमजोर है। अगले सीन में डॉक्टर स्टीव से मिलने के लिए आता है। स्टीव कहता है कि आपने मुझे ही क्यों चुना, तो डॉक्टर अब सच्चाई बताता है कि मैंने एक सुपर सोल्जर सीरम बनाया है जो इंसान के मसल्स को भी बदल देता है, लेकिन हर कोई उस सीरम के लायक नहीं है, क्योंकि उस सीरम की शक्ति पाने के लिए कोई इंसान विलन भी बन सकता है और कोई इंसान दुनिया भी बचा सकता है। डॉक्टर कहता है कि मैं जर्मनी से हूँ और जब विश्व युद्ध चल रहा था तो मेरे लोगों ने बहुत मुसीबतें झेली, और उसके बाद बड़े ही जोरों शोरों से हिटलर आया और उसने मुझे ढूंढ निकाला। उसने कहा कि सिर्फ तुम ही हमें बचा सकते हो, लेकिन मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी।
थी। हिटलर की जो हाइड्रा आर्मी का एक मुखिया था जोहन स्मिथ, उसने उसे चुना, लेकिन उस टाइम के सीरम में कुछ कमियां भी थी, इसलिए जोहन स्मिथ पर उसका बुरा असर भी पड़ा। फिर स्टीव कहता है कि तो क्या उसे पावर मिली? तो डॉक्टर कहता है हाँ, उसे पावर मिली। हिटलर ने डॉक्टर से ये सब जबरदस्ती करवाया था बुरे इरादों के लिए। तो डॉक्टर स्टीव से कहता है कि मैंने तुम्हें चुना क्योंकि तुम्हारा दिल सब लोगों से अलग है, तुम फैसले लेते हो दूसरों के लिए। जब तुम लोगों की मदद करते हो तो उसमें तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं होता, तुम्हारा दिल तुम्हारी बॉडी से कई गुना बेहतर है। अब स्टीव को सब समझ में आ जाता है और वो प्रयोग के लिए रेडी हो जाता है। अगले सीन में रेड स्कुल डॉक्टर को मरवाना चाहता है क्योंकि ये वही है जिसे पावर मिली है। रेड स्कुल हिटलर से अलग अपनी एक दुनिया बसाना चाहता है, मतलब सारी दुनिया पे राज करना चाहता है। इसके पास एक साइंटिस्ट भी है जिसका नाम है जोला, इसको मैं झोला कहूंगी, जोला, अजीब सा नाम है। ये साइंटिस्ट रेड स्कुल के लिए हथियार बनाता है। अगले सीन में पैगी स्टीव को प्रयोगशाला ले आती है। यहाँ पर स्टीव पर प्रयोग होने वाला है। भाई लोग, यहाँ पर कर्नल फिलिप्स अभी भी यही कहते हैं कि बेचारा इतना कमजोर है, आज तो ये गया। स्टीव को बेंच पर लिटा दिया है और उसकी बॉडी की अलग अलग मांसपेशियों में बहुत सारे सीरम डाले जाएंगे। स्टीव के अंदर सीरम डाल दिया जाता है और जिस बेंच पर वो लेटा है उसको पूरी तरीके से कवर कर दिया जाता है। भाई लोग, मुझे एक और बात बतानी है। इस लैब में हावर्ड स्टार्क भी काम कर रहा है। ये पता है कौन है? ये है टोनी स्टार्क, मतलब हमारे आयरन मैन के पिताश्री। और ये अभी अपनी जवानी में है, इनकी शादी भी नहीं हुई है इस टाइम पर। स्टार्क धीरे धीरे सीरम झेलने की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं और जब वो 70% तक बढ़ जाती है तो स्टीव बहुत तेज चिल्लाने लगता है। पैगी डर जाती है और कहती है कि रोक दो, प्लीज रोक दो उसे। जैसे ये लोग रोकने वाले होते हैं तभी स्टीव आवाज लगाता है कि नहीं, मैं इसे झेल सकता हूँ। फिर इन लोगों में हिम्मत आती है और स्टार्क पूरा उसे 100% बढ़ा देता है। और भाई लोग, अब हम देखते हैं कि स्टीव तो बिना जिम जाए बहुत ही खतरनाक वाला बॉडी बिल्डर बन जाता है। पैगी कहती है कि कैसा लग रहा है? स्टीव कहता है कि पता नहीं, लेकिन मैं बहुत लंबा लंबा लग रहा हूँ और तुम सब छोटे छोटे। बेचारे स्टीव की हाइट छोटी सी थी ना, इसलिए उसको ऐसा लग रहा है। अब यहाँ पर रेड स्कुल का एक आदमी हमला कर देता है लैब में और डॉक्टर को मार डालता है। डॉक्टर के मरने के साथ साथ ये फॉर्मूला भी हमेशा के लिए मर गया है। मरते मरते डॉक्टर कहता है स्टीव से कि कुछ भी हो जाए अपना दिल ऐसे ही रखना जैसे कि तुम अभी हो। डॉक्टर को मारने वाले आदमी का पीछा करके स्टीव उस आदमी को पकड़ लेता है, लेकिन वो आदमी जहर खा लेता है और लास्ट बार कहता है कि हाइड्रा की जय हो, तुम एक सर काटोगे उसकी जगह 2 सर ले लेंगे। और इधर रेड स्कुल भी कहता है कि मैंने देवताओं की शक्तियों पर अपना कंट्रोल कर लिया है। ये उसी टेसरेक्ट क्यूब की बात कर रहा है। उस क्यूब का इस्तेमाल करके इसने बहुत ही खतरनाक हथियार बना लिया है। इस हथियार को जब लोगों पर चलाते हैं तो लोग मरते नहीं बल्कि पूरी तरह गायब हो जाते हैं पल भर में। मर चुके हैं और ये लोग अभी भी स्टीव को लड़ने के लिए आर्मी की टीम में नहीं भेजते हैं, बल्कि स्टीव को एक काम सौंप देते हैं, अमेरिका की आर्मी का एडवर्टाइजमेंट करने का। अब स्टीव को एक सूट पहना दिया गया है और ये जगह जगह जाकर स्टेज पर एड बनाता है और इसको लोग कैप्टन अमेरिका के नाम से जानने लगते हैं। और यहाँ पर लड़कियां भी डांस करती हैं और लोग इसके साथ सेल्फी लेने के लिए भी आते हैं। पूरे देश में कैप्टन अमेरिका को सब लोग जान गए हैं, यहाँ तक कि कैप्टन अमेरिका के नाम पर बच्चों के लिए कॉमिक बुक भी निकल जाती हैं। अगले सीन में स्टीव से मिलने के लिए पैगी आती है और कहती है कि तुम इस काम के लिए नहीं बने। तो स्टीव बहुत ही उदासी मन से कहता है कि तो फिर क्या करूं, मेरे हाथ में कुछ है भी तो नहीं, इन लोगों ने तो मुझे बंदर बना दिया। पैगी बताती है कि हमारे बहुत सैनिक मरते जा रहे हैं और बहुत सारे सैनिकों को बंदी बना लिया गया है। और स्टीव को पता चलता है कि उन सैनिकों में बकी भी है। आखिरकार बकी स्टीव का लंगोटिया यार है, इसलिए वो उसे कैसे छोड़ सकता है। उसे बचाने के लिए तो वो सबके ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकता है। कर्नल फिलिप्स कहते हैं कि हमें नहीं पता बकी मर गया या फिर कैद किया हुआ है, इसलिए हम उसके लिए अपनी आर्मी को जोखिम में नहीं डालेंगे। अगले सीन में चुपचाप स्टीव खुद ही अकेले जाने का फैसला करता है, लेकिन पैगी कहती है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी। पैगी और स्टार्क दोस्त हैं, इसलिए स्टार्क अपना हवाई जहाज ले आता है इनकी मदद करने के लिए। स्टार्क पैगी से फ्रेंडली बात कर रहा था, इसलिए स्टीव को लगता है कहीं इनका चक्कर तो नहीं चल रहा। इनका मिशन होता है कि जहाँ पर कैदियों को रखा गया है वहाँ पर स्टीव को ये लोग छोड़ देंगे और वापस हेलीकॉप्टर को, मतलब हवाई जहाज को वापस ले जाएंगे, जो भी है ये। अगले सीन में दिखाते हैं कि ये लोग हथियार बना रहे हैं ना, इसलिए ये कैदियों से काम करवाते हैं मजदूरी वाला। यहाँ पर स्टीव भी चोरी से घुस आता है। स्टीव सारे कैदियों को जेल से आजाद कर देता है और कहता है कि जल्दी से यहाँ से निकलने की कोशिश करो, लेकिन बकी अभी तक नहीं मिला, इसलिए स्टीव यहाँ पर रुक जाता है। ये सारे कैदी इन्हीं लोगों के हथियार यूज करके इन्हीं लोगों को मारने लगते हैं, क्योंकि इन्हें तो पता है ना कि कैसे कैसे ये हथियार यूज कर रहे हैं। रेड स्कुल जब सीसीटीवी कैमरे में कैप्टन अमेरिका को देखता है तो वो
समझ जाता है कि इसकी टक्कर का कोई नहीं, इसलिए वो पूरी की पूरी फैक्ट्री उड़ाने के लिए बम एक्टिव कर देता है। स्टीव को बकी मिल जाता है, उसे एक अलग टॉर्चर रूम में रखा गया था। स्टीव को जब बकी देखता है तो उसके मुंह से हंसी निकल जाती है। वो कहता है कि अबे यार, तू तो मेरे से भी छोटा था, तो कितना लंबा हो गया है। अगले सीन में रेड स्कूल और कैप्टन अमेरिका का आमना सामना होता है। तो रेड स्कूल कहता है कि डॉक्टर की सबसे बड़ी कामयाबी मैं हूँ, तुम नहीं। रेड स्कूल अपने फेस से मास्क उतारता है और कहता है कि देखो, उस फॉर्मूला ने असली काम मुझ पर किया है और मैं इस ताकत का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया पर राज करूंगा। सीरम का रिएक्शन इसकी पूरी बॉडी पर हो गया था। रेड स्कूल अपने हेलीकॉप्टर से यहाँ से भाग निकलता है और उसका साइंटिस्ट कार से भाग निकलता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि फिलिप्स तो तिल बिला रहा है उसके भागने पर और वो पैगी से कहता है कि तुमने उस पर भरोसा करके गलती की, वो मर चुका होगा। लेकिन पैगी भी उस पर अंधा विश्वास करती है। वो कहती है कि नहीं, वो कुछ तो करके आएगा। तभी इन दोनों को बाहर शोर की आवाज आती है। जब ये दोनों बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका अपनी पूरी फौज को बचा कर ले आया है और ये लोग रेड स्कूल के टैंक भी चुरा कर ले आए हैं। लो भाई, तो आखिरकार फिलिप्स भी मान गया कैप्टन अमेरिका को। अब कैप्टन अमेरिका को सच में ही कैप्टन बना दिया जाता है, आर्मी का लीडर। यहाँ पर सबसे ज्यादा कोई खुश है तो वो है पैगी। उसे तो गर्व हो रहा है कि मैं जिससे प्यार करती हूँ वो बहुत ही बहादुर है। अब कैप्टन अमेरिका रेड स्कूल के सारे अड्डों की जानकारी इकट्ठा करता है और अपनी टीम को समझाता है। अगले सीन में पैगी स्टीव से मिलने के लिए आती है और कहती है कि तुम अपना मिशन पूरा करो और उसके बाद मुझे तुम्हारे साथ डांस करना है। लेकिन बेचारे ये दोनों अपने प्यार का इजहार अभी भी नहीं कर पाते। बकी स्टीव से कहता है कि अरे यार, इसने तो मुझे देखा भी नहीं, मतलब पुराना स्टीव रोजर्स मैं बन गया हूँ अब। अगले सीन में एक लड़की स्टीव के साथ जबरदस्ती फ्लर्ट करने लगती है और यहाँ तक कि स्टीव को किस भी करने लगती है। तब यहाँ पर पैगी की एंट्री होती है और पैगी देखकर तो जल भुन जाती है और स्टीव से कहती है कि ओह सॉरी, लगता है मैं गलत टाइम पर आ गई हूँ। स्टीव उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो तो उससे अब बहुत ही अच्छे से नाराज हो चुकी है। स्टीव अपनी प्रॉब्लम स्टार्क के साथ शेयर करता है तो स्टार्क कहता है कि यार, तुम औरतों के मूड को अभी नहीं समझ पाओगे। खैर छोड़ो, मैंने तुम्हारे लिए एक चीज बनाई है। ये है वाइब्रेनियम शील्ड। ये शील्ड स्टील से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और हर रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर लेता है और स्टील के मुकाबले हल्का भी है। स्टीव कहता है कि ऐसे ऐसे और क्यों नहीं बना देते। तो स्टार्क कहता है कि ये वाइब्रेनियम से बना है और हमारे पास बस इतना ही वाइब्रेनियम था। यहाँ पर पैगी आती है और स्टीव पैगी को दिखाता है कि देखो कैसा लग रहा हूँ मैं। लेकिन पैगी उस पर गोली चला देती है और कहती है कि हाँ, स्ट्रॉन्ग तो है। पैगी स्टीव से अभी भी बहुत ज्यादा नाराज है। अब स्टीव अपनी टीम के साथ मिलकर एक एक करके रेड स्कूल के सारे अड्डे उड़ा देता है। स्टीव ने रेड स्कूल की नाक में दम करके रख दिया है। उसने उसका बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है और ये लोग भी स्टीव की कामयाबी को कैमरे में देख रहे होते हैं और स्टीव के हाथ में एक लॉकेट होता है जिसमें पैगी की फोटो होती है। पैगी तो शर्मा ही जाती है। यहाँ पर स्टीव ने हाइड्रा के सारे अड्डे उड़ा दिए हैं। अब एक मेन अड्डा रह गया है रेड स्कूल का। अब स्टीव का अगला मिशन होता है उस साइंटिस्ट डॉक्टर को पकड़ना जो रेड स्कूल का राइट हैंड है। वो साइंटिस्ट एक ट्रेन में सफर कर रहा होता है और यहाँ पर स्टीव के साथ बकी भी होता है। मैं ये बताना तो भूल ही गई कि स्टीव की टीम में बकी भी शामिल था, मतलब हर कदम पर स्टीव के साथ बकी था। लड़ाई में बकी ट्रेन से गिर जाता है और वो मर जाता है। मतलब मरता तो नहीं है लेकिन सबको लगता है कि मर गया है। बकी का चैप्टर तो यहीं पर क्लोज हो जाता है। अब इसके बारे में तो 70 साल बाद ही आपको पता लगेगा कि बकी के साथ आखिर क्या हुआ। साइंटिस्ट झोला को कैदी बना लिया जाता है और झोला से रेड स्कूल के मकसद का पता लगता है, मतलब वो पूरी दुनिया को उड़ा देना चाहता है। वो पूरी दुनिया पर अकेला राज करना चाह रहा है। अगले सीन में हमें पता लगता है कि रेड स्कूल का सबसे पहला निशाना अमेरिका ही होता है और वो 1 घंटे में पूरी अमेरिका को तबाह कर देगा। पैगी स्टीव से मिलने के लिए आती है क्योंकि स्टीव अभी अपने दोस्त के मरने के गम में खोया हुआ है और पैगी स्टीव को थोड़ा दिलासा देती है। अगले सीन में ये सारे लोग मिलकर प्लान बनाते हैं कि रेड स्कूल के मेन अड्डे में ही घुसकर उसको मार दिया जाए। सबसे पहले कैप्टन अमेरिका जाता है और इनके सामने कैप्टन अमेरिका हार मान लेता है और रेड स्कूल की फौज उसे कैद कर लेती है और रेड स्कूल के सामने लेके जाती है। ये स्टीव का प्लान था रेड स्कूल का ध्यान भटकाने के लिए। रेड स्कूल का जैसे ही ध्यान हटता है तो कैप्टन अमेरिका की पूरी टीम इसके अड्डे को घेर लेती है। इस बार लड़ने के लिए कर्नल से लेकर नीचे आर्मी तक पूरी की पूरी टीम आई है और यहाँ पर पैगी भी आई है। रेड स्कूल उस जहाज में बैठ जाता है जिसमें अमेरिका को उड़ाने का पूरा तामझाम रखा है। रेड स्कूल इस हवाई जहाज के साथ भाग निकलने में कामयाब होता है लेकिन कैप्टन अमेरिका उसका पीछा नहीं छोड़ता और पैगी उसे गाड़ी में बैठा लेती है। कर्नल उस गाड़ी को चला रहा होता है। जैसे ही कैप्टन अमेरिका हवाई जहाज में जाने वाला होता है, पैगी उसको पकड़ती है और किस कर लेती है और कहती है कि उसे मार कर आना। भाई लोग, ये दोनों अपने प्यार का इजहार तो आज तक कर ही नहीं पाए लेकिन पैगी ने पहल कर ही दी। उसने
ने किस कर दिया है उसको। कैप्टन अमेरिका जहाज में घुस जाता है और वहाँ पर जितनी भी आर्मी होती है उन्हें सबको मार डालता है, बस रेड स्कूल बचता है। लास्ट में कैप्टन अमेरिका और रेड स्कूल की बहुत ही खतरनाक फाइट होती है क्योंकि दोनों में ही सेम पावर है, बस रेड स्कूल अलग मकसद से काम कर रहा है और कैप्टन अमेरिका नेक दिल से काम कर रहा है। इस जहाज में वो क्यूब भी होता है जो अपने आप चमकने लगता है और जैसे ही रेड स्कूल उसको अपने हाथ में लेता है कुछ ही पलों में रेड स्कूल एकदम गायब हो जाता है। वो क्यूब रेड स्कूल को बिल्कुल पूरी तरह से तबाह कर देती है। क्यूब जहाज को पिघलाकर नीचे गिर जाती है और जहाज में अकेला कैप्टन अमेरिका बचता है। अब वो जहाज में पैगी से संपर्क करता है और कहता है कि ये बहुत ही तेजी से अमेरिका की तरफ जा रहा है, कुछ ही देर में अमेरिका के बहुत सारे लोग मर जाएंगे। पैगी कहती है कि मैं तुम्हारी लाइन स्टार्क से जोड़ रही हूँ और जल्दी सब ठीक हो जाएगा। स्टीव कहता है कि नहीं, तब तक बहुत देर हो जाएगी, मैं इस प्लेन को पानी में क्रैश कर रहा हूँ। और बहुत ही नरम दिल से कहता है कि पैगी ये मेरा फैसला है। और वो बहुत ही नरम भाव से कहता है, पैगी तुमने मेरे साथ डांस का प्लान कब बनाया था? तो पैगी कहती है रोते हुए, मैंने अगले संडे को बनाया था। स्टीव पैगी का फोटो अपने सामने रख लेता है और प्लेन क्रैश कर देता है और इधर पैगी फूट फूट कर रोने लगती है। प्लेन पहाड़ियों के बीच में बर्फ के एरिया में धंस जाता है। ये लोग वो टेसरेक्ट क्यूब तो ढूंढ लेते हैं लेकिन अभी तक कैप्टन अमेरिका के प्लेन का कोई पता नहीं चला। स्टार्क पूरे मन से कहता है कि फिर भी उस प्लेन को ढूंढते रहो क्योंकि स्टार्क कैप्टन अमेरिका को खोना नहीं चाहता था। पैगी के पास भी स्टीव की एक फोटो है, वही पुराने वाले स्टीव की जिसमें वो दुबला पतला दिखता था। अब हम लोग प्रेजेंट में आ जाते हैं। यहाँ पर देखते हैं हम कैप्टन अमेरिका को जिंदा सही सलामत। स्टार्टिंग में वो प्लेन दिखाया गया था ना, तो वो कैप्टन अमेरिका का ही था। जब स्टीव को होश आता है तो यहाँ पर एक लड़की आती है। स्टीव उससे साल पूछता है तो वो लड़की उसे साल 2011 बताती है। स्टीव को समझ में आ जाता है कि वो 70 साल पीछे आ चुका है। अरे यार, पीछे नहीं, आगे आ चुका है, फ्यूचर में। स्टीव बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वहाँ से भाग निकलता है। बस वो भागता ही रहता है और चारों तरफ शहर को देखता है कि ये इतना चेंज कैसे हो गया, क्या ये सच है या फिर मैं सपना देख रहा हूँ। और फिर लास्ट में एंट्री होती है निक फ्यूरी की, जिसकी एक आंख नहीं है। फ्यूरी स्टीव से कहता है कि तुम 70 साल तक सोए हुए थे, तुम 70 साल बाद उठे हो। भाई लोग, स्टीव के दिमाग के तो तोते ही उड़ जाते हैं। अरे यार, मैं एक बात तो बताना भूल ही गई। स्टीव ने पैगी से वादा किया था कि मैं तुम्हारे साथ डांस करने के लिए जरूर आऊंगा। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, मार्वल की एक अलग ही दुनिया है जो सबके समझ में नहीं आती, लेकिन मैं उसी तरीके से हर एक मूवी एक्सप्लेन करूंगी जो आप आसानी से समझ सको। बाय बाय, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।